वेलकम स्टूडेंट्स। आज पुनः फिर से कक्षा 10 जो कि वास्तविक संख्याओं के बारे में आपको समझा रहे थे, सिखा रहे थे। तो वास्तविक संख्याओं में आज आपके लिए टॉपिक लाए हैं हम कुछ अपरिमेय संख्याएं जिन्हें सिद्ध करके दिखाना है कि ये अपरिमेय हैं। अपरिमेय तो हैं लेकिन उसे सिद्ध करके बताना विरोधाभास कथन से, यानी कि उसका उल्टा मान के कि ये परिमेय है तो वास्तव में अपरिमेय। ऐसे क्वेश्चन पढ़ना है और कुछ क्वेश्चन ऐसे पढ़ना है जैसे कि यहां पर लिखा है, जांच कीजिए कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। यानी कि इसका सॉल्यूशन में इकाई के स्थान पर 0 आएगा, 0 आ सकता है, 0 होगा। ऐसे आपको बताना है कि 0 होगा या नहीं होगा। तो आपको बता दें बिल्कुल कम शब्दों में, सरलतम भाषा में, कि जैसे कि हमने यहां पर लिख दिया 1 2 0। अगर इकाई के अंक पर 0 होता है तो हमेशा उस संख्या में 5 से भाग चला जाता है। तो इसका उल्टा सोचो, अगर 5 से भाग जाएगा तो 0 इकाई पर होगा, बस सीधी बात। 5 से भाग जाएगा तो इकाई के अंक पर 0 होगा। या दूसरे शब्दों में, जो संख्या लिखी है उसके अभाज्य गुणनखंड करो और अभाज्य गुणनखंड में 5 निश्चित आना चाहिए, तभी उसमें 0 संभव है, अन्यथा 0 संभव इकाई के स्थान पर नहीं है। अगर आपको इकाई के स्थान पर 0 लाना है तो जो आधार दिया है, जो आधार में संख्या लिखी है 6, इसके गुणनखंड में 5 आना चाहिए, क्योंकि 5 से जिस संख्या में भाग जाता है या 5 जिसमें गुणनखंड होता है वो निश्चित तौर पर उसमें किससे भाग जाता है, 5 से विभाजित हो जाता है, जिसमें 0 होता है ना। तो कम शब्दों में सीधी सीधी व्याख्या, आपको तो कुल मिला के ये देखना है कि जैसे कि यहां पर 6 लिखा तो 6 की गुणनखंड क्या हुई आपकी 2 गुणा 3। तो इसमें देखो 5 अगर और होता ना तो 5 दूनी कितना हो जाता 10। यानी कि कहने का हमारा तात्पर्य है कि 2 तो उसमें होगा ही, लेकिन आपको 0 बनाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, 5 की। 5 इसमें नहीं है और नहीं है तो इसका अर्थ होगा कि इसका जो हल निकालेंगे 6 की पावर n का, तो उसका जो अंक समाप्त होगा यानी इकाई का अंक जो होगा वो 0 कभी नहीं आएगा। अभी समझ में नहीं आया सर। इसमें लिखा था प्राकृतिक संख्या n के लिए, तो जो n है पहले तो यहीं से शुरुआत होती है। n माने प्राकृतिक माने n का मान 1 2 3 4 5 6 कुछ भी रखो, इसमें आप कुछ भी रख सकते हैं। जैसे कि हमने 1 रखा, इसमें तो क्या आया 6, 2 रखा तो क्या आया 36, 3 रखा तो कितना आया 6 का गुणा और कर दो, इसमें 6 36, 3 6 18 3 21 216। तो कितना भी क्यों ना रख दें हम n का मान, लेकिन इकाई के स्थान पर 0 आने वाला नहीं है, इकाई के स्थान पर 0 आने वाला नहीं है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आया होगा आपको। तो देखिए अपन को जांच करना है इसकी, तो किस तरह से क्वेश्चन को लेंगे। चूंकि लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें लैंग्वेज ज्यादा है क्वेश्चन में, तो आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना है भाषा किस तरह से लिखेंगे और कैसी भाषा का हम प्रयोग करेंगे। तो इसमें लिखेंगे, यदि 6 की घात n का मान एक ऐसी संख्या है जिसमें इकाई का अंक 0 है, जिसमें इकाई का अंक 0 है,
तो इसमें हमने देखो कहां से स्टार्टिंग किया। यदि 6 की पावर n का मान एक ऐसी संख्या है जिसमें इकाई का अंक शून्य है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि शून्य है तो 6 की पावर m 5 से विभाज्य होगा। किससे विभाज्य होगा? 5 से विभाज्य। अरे जब इसमें 0 आएगा तो 5 से भाग चला जाएगा। क्लियर? अब यानी कि अब हम यहां पे लिखेंगे, इसलिए 6 जो दिया है इसकी करेंगे गुणनखंड। 6 की पावर n है ना, तो 6 को लिख सकते हैं 2 गुणा 3 और n घात है तो n लगा दिया। अब इतना हो गया। अतः हम कह सकते हैं, अतः 6 की पावर n में अभाज्य गुणनखंड 2,3 के अतिरिक्त अन्य अभाज्य गुणनखंड नहीं है। अन्य अभाज्य गुणनखंड नहीं है। ठीक है ना? तो यहां पर नहीं है। अब लिखेंगे, इसलिए 6 की घात n का कोई गुणनखंड 5 नहीं है। कोई गुणनखंड 5 नहीं है। इस तरह से हमने भाषा लिख दी, 5 नहीं है। अतः 6 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता। 6 की पावर n में इकाई का अंक 0 पर नहीं हो सकता या 0 पर समाप्त नहीं हो सकता। 0 नहीं हो सकता ही भी लिख सकते, नहीं हो सकता। जांच हो गई अपनी। क्या हो गई? जांच। तो सीधी भाषाओं में अपन को ध्यान रखना है कि इसमें लिखा था, जांच कीजिए कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है या नहीं हो सकता। ऐसा क्वेश्चन था। तो सबसे पहले तो लैंग्वेज लिखना है। लैंग्वेज बहुत मस्ट है, लर्न करनी पड़ेगी। 6 की पावर n का कोई ऐसी 6 की पावर n का मान कोई ऐसी संख्या है जिसमें इकाई का अंक शून्य है। हमने मान लिया कि इकाई का अंक शून्य है, तो 6 की पावर n का 5 से भाज्य होना चाहिए। 5 से भाज्य होगा। फिर हमने क्या लिखा? 6 की पावर n का किया गुणनखंड, तो इसके गुणनखंड से व्याख्या होगी 6 की पावर n की अभाज्य गुणनखंड 2 और 3 के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड नहीं आया। तो हमने क्या लिखा? 6 की पावर n का कोई गुणनखंड 5 नहीं है। और जिस शर्त निश्चित है कि अगर आपका इकाई के स्थान पर 0 आएगा तो गुणनखंड 5 होना चाहिए, लेकिन इसमें नहीं है 5। इसकी देखो गुणनखंड में 5 नहीं है। अतः 6 की पावर n में इकाई का अंक शून्य नहीं हो सकता या इकाई के अंक पर शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। इस तरह से इसको करना है। एक और क्वेश्चन हम बताते हैं, इसको नोट कीजिए। ऐसे ही एक दूसरा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा और बढ़ गया है, लेकिन कोई भी क्वेश्चन हो एक्स वाई जेड बिल्कुल ऐसा ही लिखना है आपको और इसी प्रकार आपको करना है। देखिए, दिखाइए कि किसी प्राकृतिक संख्या
n के लिए संख्या 12 की घात n, अभी 6 की घात n थी, अब कितना हो गया 12 की घात n का अंक 0 या 5 पर समाप्त नहीं हो सकता। इसमें सिद्ध करना है, अभी जांच करनी थी, अब क्या करना है आपको, सिद्ध। जरा ध्यान से समझना, क्रियाकलाप वही होगा। सबसे पहले हम भाषा में लिखेंगे 12 की घात, यदि 12 की घात n का मान ऐसी संख्या है जिसमें शून्य, कोई अंक शून्य है तो 12 की घात n 5 से विभाजित होगा। 5 से क्या होगा, विभाजित। अरे 0 में भी 5 से विभाजित होता और गुणनखंड अगर 5 होगा तो 5 से विभाजित हो ही रहा। अब आगे लिखा कि 6 की घात नहीं 12 की घात n, अतः 12 की घात n, इसके गुणनखंड करना आपको, तो 2 गुणा 2 गुणा 3 होगा की घात n। 12 की घात n में 2 गुणा 2 गुणा 3, अतः 12 की घात n, 12 की घात n में अभाज्य गुणनखंड कितने हुए, 2 गुणा 2 गुणा 3 के अतिरिक्त अन्य गुणनखंड नहीं है, अन्य गुणनखंड नहीं लिखा है, इस तरफ नहीं है। इसलिए 12 की घात n का कोई गुणनखंड 5 नहीं है, यानी कि इसमें देखो 5 इसमें नहीं है। अतः 12 की घात n में इकाई का अंक 0 या 5 नहीं हो सकता, या इकाई का अंक 0 और 5 पर समाप्त नहीं हो सकता। ऐसे भी लिख सकते 12 की घात n या करके में इकाई का अंक 0 या 5 पर समाप्त नहीं हो सकता। नीचे लिखेंगे इट्स प्रूव्ड। ऐसे करना आपको। क्वेश्चन कोई भी हो, भाषा आपकी इससे बड़ी नहीं हो सकती, भाषा इससे बड़ी नहीं हो सकती। आपको क्या करना है, जरा ध्यानपूर्वक समझना, इसको नोट कीजिए। एक बार पुनः हम समझाने का आपको प्रयास करते हैं। पुनः देखिए, उन्होंने कहा था दिखाइए कि किसी प्राकृतिक संख्या तो जानते ही हैं आप लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अनंत तक, 12 की घात n अंक 0 या 5 पर समाप्त नहीं हो सकता। और समाप्ति यानी कि इकाई, इसका शॉर्ट नाम क्या है, इकाई के अंक की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले भाषा लिखेंगे, यदि 12 की घात n का मान एक ऐसी संख्या है जिसमें इकाई के अंक पर 0 है, तो इसका अर्थ हुआ कि ये 5 से विभाज्य है। दूसरे शब्दों में कह सकते भाई, है ना, ऐसा जैसे हमने 50 लिख दिया तो इकाई के अंक पर 0 है, तो 5 से देखो इसमें भाग जा रहा, माने विभाज्य है। क्या है, विभाज्य। इसके गुणनखंड किए तो गुणनखंड में तो 5 आया नहीं, कभी नहीं आएगा, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। 5 नहीं आया तो हम लिख देंगे अतः 12 की घात n की अभाज्य गुणनखंड इतने इतने हैं, इसके अतिरिक्त कोई भी गुणनखंड नहीं आया। फिर 12 की घात n में कोई गुणनखंड 5 नहीं है और 5 होना अनिवार्य है, तभी 0 आएगा। नहीं है, अच्छी बात। तो यहां पर लिख दिया 12 की घात n में इकाई के अंक 0 और 5 नहीं हो सकता, या 12 की घात n में इकाई का अंक 0 या 5 पर समाप्त नहीं हो सकता। इट्स ट्रू, क्योंकि लिखा था उसमें दिखाइए, शुरू में लिखा था दिखाइए, दिखाइए मीन सिद्ध कीजिए, है ना। कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पर लिखते हैं, उनको आप लोग नोट कीजिएगा और सॉल्व कीजिएगा। ऐसे ही भाषा हर क्वेश्चन के लिए सेम है, केवल आपके नंबर चेंज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, नंबर। क्वेश्चन आपका यही रहेगा, इसी तरह लिखा रहेगा पूरा पूरा पूरा। यहां पर चेंज हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा आपका, लो लिख दिया है हमने यहाँ पर 18 की पावर है, इसके साथ करना एक, यहाँ की बदल देना,
आपको करना 21 की पावर n, एक बार 21 की पावर n ले लेना, फिर करना है यहां पर 28 की पावर n, फिर यहां पर 22 की पावर n, ऐसे आप लोग लिखना है। और भी क्वेश्चन यहां पर लिख सकते हैं 26 की पावर n। इन सारे क्वेश्चनों को 1 2 3 4 5 क्वेश्चन होगा, लैंग्वेज सहित आप लोग लिखेंगे तो आपको और अच्छी लैंग्वेज आपको लर्न भी हो जाएगी और सवाल भी आप लोग अच्छी तरीके से करने लगेंगे। इसलिए पांचों क्वेश्चन जो हमने लिखे हैं इनको आपको सॉल्व करना है। और भी लिख सकते थे कई 36 की पावर n, जिसमें जीरो ना हो बस, और लिख दो यहां पर 42 की पावर n। लो 7 क्वेश्चन हुए, इनको करना आप लोग, लेकिन करना है और आपको सेंड भी करना है हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, ठीक है ना। और आंसर ऐसे अनु में उसमें भी लिख देना कमेंट्स में। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है अपरिमेय संख्याओं को विरोधाभास से सिद्ध करना। विरोधाभास युक्ति, विरोधाभास वाक्य माने उसका विरोध करके, विरोधाभास का अर्थ क्या है, विरोध करके आपको सिद्ध करना है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, काफी समझने वाले हैं। वास्तव में अपरिमेय होती है, लेकिन नहीं, वो कह रहे हैं आप लोग करके बताइए कि आप लोग किस तरह से इसकी व्याख्या करेंगे। अब आपको केवल अपरिमेय संख्या की व्याख्या करके आपको बताना है कि आप कितनी अच्छी से अच्छी व्याख्या एग्जामिनर के साथ सामने कर सकते हैं और कितने अच्छे से अच्छे आप उसको बता सकते हैं। तो जैसे कि एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन हम लिखते हैं यहां पर करनी टू एक, ऐसे लिखेंगे विरोधाभास कथन से करनी टू एक अपरिमेय संख्या है विरोधाभास कथन से सिद्ध कीजिए। पूरी लैंग्वेज लिख लो, सिद्ध करो या कीजिए करनी टू एक अपरिमेय संख्या है। ध्यान से देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये एग्जाम में निश्चित तौर पर आ सकता है और आता भी है और बोर्ड एग्जाम में आ चुका है कई बार। करनी 2, करनी 3, करनी 5, करनी 7, करनी 11, करनी 10, बहुत सारे नंबर होते हैं, करनी 13, ठीक है ना। इनको आपको अपरिमेय तो है, अपरिमेय क्या कहलाती, जिस पर ये रूट लगा होता है उसे कहते हैं अपरिमेय संख्या। जिनका रूट ना निकले, जैसे 4 पर रूट लगा, अब आप इसे अपरिमेय नहीं कह सकते, वरना कहोगे सर आप तो कह रहे थे कि अपरिमेय रूट लगा हो। तो इसे सॉल्व करके भी देखो, सॉल्व करने पर 2 हो रहा, यानी इसका रूट हट रहा ना, तो ये परिमेय हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, परिमेय। और अपरिमेय का मतलब क्या है, जिसमें ये रूट लगा है, रूट 2, रूट 3, रूट 5, इनका रूट हम हटा नहीं सकते, इनका रूट हमारा हटेगा नहीं। और जब हटेगा नहीं रूट, तो ऐसी स्थिति में अपन को, जब रूट हटेगा नहीं तो ऐसी स्थिति में उसका नाम अपरिमेय ही रहेगा। हटता किसका है, जैसे ऐसा रखा हो, करनी 25 5 आ जाता, करनी 16 4 आ जाता, करनी 100 10 आ जाता। तो जे परिमेय हो जाएंगे, जिनका हट जाता है, जिनका नहीं हटता उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। यहां पर आपको क्लियर हुआ होगा परिमेय और अपरिमेय। तो ऐसी संख्याएं जिनका रूट नहीं हटता है उनको आपको विरोधाभास युक्ति या विरोधाभास कथन से सिद्ध करके बताना है कि ऐसा होता है। तो ऐसा होता तो है, ये अपरिमेय है हमें पता है, लेकिन अपन को
इसका विरोध करके करना सिद्ध। तो लिखेंगे माना करनी टू एक परिमेय संख्या है। मान लिया ना, वो तो कह रहे थे अपरमेय सिद्ध करो, हमने कि नहीं अपरमेय नहीं है, ये क्या है, परिमेय है, झूठी झूठी, एक तरह से झूठ हमने बोला। जानते थे हम कि अपरमेय है, लेकिन इसको उल्टा कथन करके करना है। हमने थोड़ी देर के लिए मान लिया कि ये परिमेय है। अब अगर ये परिमेय है तो इसका अर्थ होता है कि इसे बटे में लिख सकते, पी बटे क्यू, क्योंकि जितनी भी परिमेय संख्याएं होती उन्हें पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते। जैसे 2 है तो 2/1, 5/3, 2/7, 6/1। तो ये सारी संख्याएं क्या हैं, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, जिन्हें हम पी बटे क्यू के रूप में देख सके। अगर ये परिमेय है तो ऐसा होगा, इसके बराबर होगा, ऐसा मतलब एक प्रतीत कर लिया हमने। वर्ग कर दो, तो यहां पर कर्णी 2 का वर्ग होगा और इस तरफ होगा पी बटे क्यू का वर्ग। वर्ग से वर्ग कैंसिल, 2p बटे पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर हो जाएगा आपका। त्रियक गुणा करेंगे, पी स्क्वायर बराबर 2q स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। अब यहां से कुछ निष्कर्ष निकल रहा। कैसा निष्कर्ष निकल रहा कि जो हमारा जो पी स्क्वायर का मान है, इसमें कितने का भाग जा रहा, 2 का। 2 का गुणा है ना इसमें, तो हम कह सकते हैं कि ये 2 से विभाज्य है। अरे जैसे यहाँ पर 6 लिखा और 6 को हमने लिख दिया 2 गुणा 3, तो ये 2 से भी विभाज्य है और 3 से भी है, बोल सकते हैं अपन। जो अभाज्य गुणनखंड उसमें होते हैं, जैसे अभी इससे पहले क्वेश्चन किया हमने, उसमें 5 नहीं आया था, तो हमने कहा 5 से विभाज्य नहीं है ना। तो ऐसा आपको समझना है, अच्छे से देखते जाना, वरना समझ में ना आए। हमारे लेक्चर बिल्कुल पूरी तरह से सुनना है, कहां पर हम क्या बोल रहे हैं। तो यहां पर थोड़ी भाषा लिखेंगे। समीकरण 1 से स्पष्ट है कि पी स्क्वायर का मान 2 से विभाज्य है। कितने से विभाज्य, 2 से। इसका अर्थ ये है, नीचे लिखेंगे अतः P का मान भी 2 से विभाज्य है। अरे भाई, जब P स्क्वायर की मान में 2 से भाग जा रहा, तो P स्क्वायर की मान में जा रहा, तो P की मान में भी जाएगा। ये बिल्कुल ट्रुथ है। कैसा है, ट्रुथ है आपका। अब यहां तक हमने कर लिया, चलो ठीक है। अब हमें ये एक स्टेप हो गया, 2 स्टेपों में सवाल चलता है। ये एक स्टेप हमारा पूरा हो चुका। एक बार पुनः देखिए, विरोधाभास कथन से सिद्ध कीजिए कि कर्णी 2 एक अपरमेय संख्या है। हमने मान लिया कि ये परमेय है। विरोधाभास माने उल्टा करो, अपरमेय का उल्टा परमेय होता, अपरमेय का अर्थ उल्टा क्या होता, परमेय। तो कर्णी 2 बराबर पी बटे क्यू लिख दिया अपन ने, इसको सॉल्व किया, वर्ग कर दिया, तिरक गुणा, एक समीकरण बना लिया। पी, इससे ये निष्कर्ष निकला कि पी स्क्वायर का मान 2 से विभाज्य है। 2 लिखा तो 2, अगर 3 लिखा होता तो 3 से विभाज्य कहते, 5 लिखा होता है यहाँ पर तो 5 से विभाज्य। समीकरण 1 से स्पष्ट है कि पी स्क्वायर का मान 2 से विभाज्य है, तो अतः पी का मान 2 से विभाज्य है। अब हमें दूसरा स्टेप पर चलना है, तो इतना आप लोग नोट कीजिए। पहले हम यहां से प्रारंभ दोबारा से करेंगे। कहां से करेंगे, यहां से हम दोबारा प्रारंभ करेंगे। लिखेंगे P का मान 2 से विभाज्य है, अतः हम कह सकते हैं P बराबर 2R। ऐसा भी तो लिख सकते, 2 से P का मान 2 से विभाज्य, यहां पर भी तो 2 से विभाज्य 2R। एक लेटर हमने ये R अपने मन से मान लिया, अतः माना। फिर से वर्ग करेंगे,
पी स्क्वायर बराबर 2r का वर्ग, पी स्क्वायर बराबर 4 और r का वर्ग r स्क्वायर। अब पी स्क्वायर का मान समीकरण 1 से लगाएंगे अपन, 2q स्क्वायर 4r स्क्वायर, 2 से ये 2 बार कटेगा, q स्क्वायर बराबर 2r स्क्वायर, समीकरण नंबर आपका दूसरा। अब जैसे कि आपने पहले समीकरण की व्याख्या की थी ऐसे ही आप दूसरे समीकरण की व्याख्या करेंगे। कैसे? समीकरण 2 से स्पष्ट है कि पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, अब क्यू है यहां पे, क्यू स्क्वायर का मान 2 से विभाज्य है, अतः Q का मान भी 2 से विभाज्य होगा। कैसा होगा? विभाज्य होगा। इस हो गया, P का मान भी 2 से विभाज्य है Q का, इसका अर्थ हुआ अतः समीकरण 1 व 2 से P, Q दोनों के मान 2 से विभाज्य हैं, जो कि गलत है, क्योंकि परिमेय संख्या में अंश व हर का केवल वन उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है। गुणनखंड होता है लेकिन इसमें 2 अतिरिक्त प्राप्त हुआ, अतिरिक्त गुणनखंड प्राप्त हुआ, अतः हमारी कल्पना गलत है। और नीचे लिख देना, उसी के नीचे लिखना, कलर चेंज करके लिखते हैं, करनी 2 एक अपरिमेय संख्या है, नीचे लिखेंगे इट्स रूट। ऐसे सिद्ध करना आपको, ठीक है ना। एक बार बना देखिए, भाषा बिल्कुल सधी हुई हर क्वेश्चन के लिए, क्योंकि इसमें करनी 2 है, एग्जाम में को करनी 3 आ जाए, करनी 5 आ जाए, करनी 7 आ जाए, करनी 11 आ जाए, करनी 13 आ जाए, कोई सा भी नंबर आ सकता है आपका। सॉल्व करने की विधि आना चाहिए आपको। विरोधाभास युक्ति भी लिखते हैं, कथन से सिद्ध करो कि करनी 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमने मान लिया भाई विरोधाभास करना ही था, तो करनी 2 एक परिमेय संख्या, इसका उल्टा मानेंगे। परिमेय है तो P बटे Q के रूप में लिखेंगे, है ना। तो यहां पर हमने सबसे पहले करनी 2 एक अपरिमेय संख्या मानकर करनी 2 बराबर P बटे Q लिख दिया, क्योंकि ये परिमेय को व्यक्त करती है, P बटे Q। जहां पर एक शब्द और लिखना है, Q नॉट इक्वल टू 0, Q 0 नहीं हो सकता कभी भी, अगर 0 होगा तो फिर गलत हो जाएगा कथन। तो ये जरूर लिखना है, P ने Q नॉट इक्वल टू 0। P तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन Q पे ध्यान रखना, नीचे वाले वर्ग किया, 3 गुणा कर दिया, इसकी व्याख्या कर दी। P स्क्वायर का मान 2 से विभाज्य है, अतः P का मान भी 2 से विभाज्य है। फिर P का मान 2 से विभाज्य है, अतः माना P बराबर 2r। फिर से वर्ग किया, वर्ग करने पर यहाँ पर P स्क्वायर की जगह पे 2Q स्क्वायर, 2 से 2 कट गया, Q स्क्वायर का मान इतना। इससे भी ऐसी ही भाषा लिखी जैसी पहले की समीकरण में लिखी। अब यहाँ पर ये वाली जो भाषा लिखी है, इसका अर्थ समझो तुम लोग। आप लोगों को शायद ऑड लग रहा हो, कठिन लग रहा हो, तो वो गलत है, एक बार अच्छे से समझ लो।
उनके कहने का मतलब ये है कि जब हम P और Q, P बटे Q के रूप में कोई संख्या लिखते हैं तो इस P और Q इन दोनों का मासा हमेशा एक प्राप्त होता है, यानी कि ऊपर और नीचे उभयनिष्ठ नहीं होता। अगर अभी समझ में नहीं आया हो तो अभी आप फिर से हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखो, जैसे हमने लिख दिया 2/3, तो ये कट तो नहीं रहा, तो इन दोनों का अगर 2 और 3 का मासा निकाला जाए तो क्या आएगा? 1 आएगा। अगर हम यहाँ पे 4/6 लिख देंगे तो इसे लिख सकते हैं 2 गुणा 2 और 2 गुणा 3, तो इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या आ गया? 2 और आ गया। जब अंश और हर में, अंश का भी 2 से विभाज्य है और हर भी 2 से विभाज्य, यानी उभयनिष्ठ है, जो कि ये आपका ध्यान रखना, ये वाली आपकी परिमेय संख्या, सही परिमेय संख्या नहीं मानी जाएगी। सही परिमेय संख्या क्या होगी आपकी? 2/3। इसमें साथ में 2 लिखा ना, तो इसको काटना पड़ेगा। तो उनका कहने का मतलब यह है कि अगर कोई सही परिमेय संख्या है तो उसके अंश और हर में उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना होता है? 1। उभयनिष्ठ गुणनखंड माने मासा। मासा कितना होता है उसका? 1। लेकिन इसका मासा कितना अतिरिक्त प्राप्त हुआ? 2 भी प्राप्त हुआ। अरे 1 तो सभी का होता है, लेकिन इसमें 2 भी, क्योंकि 2 जे भी विभाज्य है। देखो, P भी विभाज्य है 2 से और Q भी, और P बटे Q यानी कि P का मान भी 2 से विभाज्य और Q का मान, यानी कि इसका मासा कितना हुआ दोनों का? उभयनिष्ठ 2 और हो गया, है ना, जो कि गलत है। अतः हमने जो कल्पना की थी कि ये एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय नहीं है। अगर परिमेय होती ना तो इसके गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं होते। आ रहा समझ में? तो इस तरह से हमने भाषा लिख दी और भाषा के बाद लिख दिया कि अतः हमारी कल्पना गलत है, कैडी 2 एक अपरिमेय संख्या है। सीधी सीधी बात अगर नहीं आ रहा हो तो बेटा ये पूरी लैंग्वेज जितनी है ये अच्छे से बार बार लिख कर देखो, ताकि आप लोग एग्जाम में लिख सके, है ना। ऐसे ही काफी क्वेश्चन अच्छे हैं, जैसे कि कैडी 2 आ जाए। कैडी 2 था, कैडी 3 कर दिया हमने, क्वेश्चन नंबर हमने चौथा डाल दिया यहाँ पे। सेम ऐसे ही है, 2 की जगह क्या करते जाएंगे हम? 3। 2 की जगह क्या करते जाएंगे हम? 3। क्या करते जाएंगे? 3। ध्यान से देखते जाना। तो यहाँ पर क्या आएगा? 3। तो अब जो भाषा लिखेंगे, अब लिखेंगे भाषा के 3 से विभाज्य। कितने से विभाज्य है? 3 से। यहां पर भी हम मानेंगे तो क्या मानेंगे हम? 3 से विभाज्य पूरी लैंग्वेज। यहाँ पर 3 और यहाँ पर 3, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 9। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका 9 और यहाँ पर आपका 3, तो अब कटेगा ये 3 बार, तो यहाँ पर 3 आएगा। फिर से भाषा वही लिखेंगे, यहाँ पर 3 से विभाज्य, यहाँ से 3 से विभाज्य। अब यहाँ पर भाषा में भी चेंज कर देंगे, 3 से विभाज्य। आगे बढ़ते जाएंगे, अंश बाहर का 1 है, इसके अलावा गुणनखंड कितना है? यहाँ पर 3 है। अतः जो हमारी कल्पना की विपरीत है, अतः कैडी 3 एक अपरिमेय संख्या है। कितना सिंपल है। देखो, शब्द जो हिंदी का वर्ड है एक भी चेंज नहीं किया, केवल नंबरों को चेंज करते गए। कैडी 2 था तो 2 लिखा था, और कैडी 3 है तो 3 थी। ऐसे ही आपको और क्वेश्चन करना है, ये 3 बार तो हमने बता ही दिया हालांकि। अब आपके लिए कुछ क्वेश्चन यहाँ पर लिखते हैं, इसी के अकॉर्डिंग 5वें क्वेश्चन में इनको प्रैक्टिस करना है आपको, ताकि लैंग्वेज आपको अच्छे से लर्न हो सके और क्वेश्चन आपका सही सही हो सके। भाषा सेम है, इसके अलावा कुछ और जोड़ने घटाने गुणा और भाग वाले भी हैं, तो उन क्वेश्चनों को आपको सीखना है। देखो जरा ध्यान से, कैडी 5 भी हो सकता है, यहाँ पर ए वाला नंबर चेंज कर लेना केवल। कैडी 7, कैडी आपका 11, कैडी 13, कैडी 17, इस तरह से काफी नंबर आपके हो सकते हैं। कैडी 19, इतने नंबरों को आपको करना है और नोटबुक पर आपको नोट करके सॉल्व करना है और सेंड करना है हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, ताकि हमें पता चले कि आप लोग निश्चित तौर पर सीख रहे हैं और आपको समझ में आ रहा है ना। और भी क्वेश्चन है, पहले इनको प्रैक्टिस करना है आपको, फिर देखते हैं, इनको नोट कीजिए। तो नोट करने के बाद यहाँ पर ध्यान रखना, इनको अच्छी से अच्छी सीखना है। और एनसीईआरटी पूरा पैटर्न है आपका, एनसीईआरटी बुक्स आप ले सकते हैं मार्केट से, उसके क्वेश्चन लगाइए और मजा आएगा आपको, और अच्छी तरीके से कर भी लेंगे आप लोग, क्योंकि ये सभी एनसीईआरटी क्वेश्चन आपके चल रहे हैं।
और मन में डाउट नहीं करना है, और जो भी मार्केट में आपके पास बुक है उसके सॉल्व जरूर करना है आपको क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट्स करें, और जो नए बच्चे हमसे जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उनको सभी वीडियो सबसे पहले मिलें और वो लोग देखकर सीख सकें। और अधिक से अधिक शेयर भी करें ताकि हमसे नए बच्चे जुड़ सकें और वो भी हमारी वीडियो का लाभ ले सकें।